मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और 1857 के रिवोल्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसके विभिन्न कारणों के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बड़ी घटना के पीछे एक तो तात्कालिक कारण होता है, इमीडिएट रीजंस होते हैं, और उन तात्कालिक कारण तक पहुंचने से पहले बहुत सारे और भी घटक होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं जो उस घटना के होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो 1857 के रिवोल्ट का तात्कालिक कारण भले ही जो एनफील्ड राइफल था, एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था, उस कारतूस को खोलने के लिए दांत का इस्तेमाल करना पड़ता था सैनिकों को, और उस कारतूस को खोलने के लिए जो दांत का इस्तेमाल करना पड़ता था, उस कारतूस के बैग के बारे में ये एक अफवाह थी या सच्चाई थी, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये माना गया और सैनिकों को ये पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। उस कारतूस के रखने वाला जो बैग है, जिसको खोलने के लिए दांत का प्रयोग करना पड़ता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो वो एनफील्ड राइफल की घटना या एनफील्ड राइफल का आना, ये जो है 1857 के विद्रोह का एक तात्कालिक कारण होता है। और वो तात्कालिक कारण कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक जो भावनाएं हैं उससे प्रेरित होती है, क्योंकि जब आप इसके तात्कालिक कारण में जाएंगे तो 29 मार्च 1857 की घटना को ध्यान करिए। 29 मार्च 1857 की घटना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि उसी दिन मंगल पांडे जी ने, जो कि 34 बंगाल नेशनल इन्फेंट्री के एक सैनिक थे, उन्होंने अपने अधिकारियों पर जो है, अपने अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए गोली चलाई, और इस तरह से जो सेना का अनुशासन होता है उसके खिलाफ आवाज उठाई। कारण क्या था? एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उस कारतूस को खोलने के लिए दांत का प्रयोग किया जाना, और उस बैग के बनाने में चर्बी युक्त जो चीजें थी, यानी कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। तो मंगल पांडे के द्वारा ये जो विरोध किया गया था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी 34th बंगाल नेशनल इन्फेंट्री में, और उसमें जो घटनाक्रम हुआ था उसमें दो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, हियरसन और बाग उस घटना से डायरेक्टली संबंधित थे। तो ये जो घटनाक्रम हुआ वो उसका तात्कालिक कारण था। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से जो है ये खुला विद्रोह शुरू हुआ, 10 मई 1857 को। लेकिन इन विद्रोहों, इन तात्कालिक कारणों और उन विद्रोहों तक जाने से पहले बहुत सारे घटक थे जो यहां तक पहुंचने में मददगार थे, और लोगों में असंतोष व्याप्त था। जमींदारों में असंतोष व्याप्त था, सामंतों में असंतोष व्याप्त था, आदिवासियों में असंतोष व्याप्त था, कुछ जगहों पर जो पब्लिक थी, जनता थी, उनमें भी असंतोष व्याप्त था। और इन असंतोषों की परिणति जो है 1857 के रिवोल्ट के रूप में हुई, 1857 के विद्रोह के रूप में। तो इसीलिए जब इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे राजनीतिक कारण में। क्या क्या राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल रीजंस थे, जिसके कारण बहुत सारे जो इस विद्रोह में भाग लेने वाले जो राजा थे वो उस राजनीतिक कारणों से प्रेरित थे। जैसे कुछ उदाहरण से देखिए, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति कहते हैं, डलहौजी ने शुरू की थी ये लैप्स पॉलिसी। इस लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता था कि वो राजा जिनका कोई वारिस नहीं होता था, वो जो प्रांत या वो जो क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र को ब्रिटिश क्या करते थे, अपने ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत ले लेते थे, और वहां पर वो शासन खत्म कर दिया जाता था। ये हड़प नीति की पॉलिसी थी जो डलहौजी ने शुरू की थी। इसे गोद निषेध प्रथा भी कहते हैं। अब इसके देखिए कितने सारे क्षेत्र, सतारा 1848 में, जयपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बहार 1850 में, इसके अलावा उदयपुर 1852 में, झांसी
1853 में, और नागपुर 1854 और हैदराबाद और अवध 1856 में जो है इन सब क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसमें ये जो दो क्षेत्र हमने बताए हैं, एक हैदराबाद और ये अवध, ये दो वो क्षेत्र हैं जिनको कुशासन के आधार पर ब्रिटिश जो नीतियां थी उसके अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने अंदर जो है उसको ले लिया। अब देखिए ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? पॉलिटिकल रीजन है, डलहौजी की हड़प नीति है। और उस समय जो राजा थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, उन लोगों के साथ जो संधियां की गई थी, जो ट्रीटी की गई थी, चाहे वो सहायक संधि रही हो या फिर अन्य कोई संधि रही हो, तो ब्रिटिश सरकार ने पहले तो उन संधियों को तोड़ा और फिर उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। इससे ये जो क्षेत्र के शासक थे, जो राजा थे, ये नाराज थे। और कारण देखिए आप, पेंशन और पदों को समाप्त कर दिया गया था। जो पेंशन और पद देकर के उन्हें संतुष्ट किया गया था, कई जगहों पर जो राजा थे उनको संतुष्ट किया गया था, वो सब भी छीन लिया गया। जैसे नाना साहब को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी गई, ये डलहौजी के समय में ये घटना हुई। नाना साहब पेशवा जो थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई, उनके विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। बहादुर शाह जफर जिनको पेंशन दिया जा रहा था और उनको जो है सम्मान भी मिलता था, लेकिन क्या होता है, मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है। जो सिक्के, मुगल काल के जो सिक्के थे, उन सिक्कों पर से मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का जो फोटो होता था, चित्र होता था, उसको हटा दिया गया। केनिंग महोदय घोषणा करते हैं कि भाई ये बहादुर शाह जफर जैसे ही इनका ये अंत होता है, इनकी मृत्यु के बाद ये सम्राट का पद नहीं रहेगा, खत्म। इस सब से क्या हो रहा है कि इनके दिमाग में ब्रिटिश सरकार के प्रति जो एक विश्वास, एक भरोसा था, वो पूरी तरह से टूट रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है। और देखिए जो कुलीन वर्गीय भारतीय थे, जो जमींदार थे, उनको भी बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा है। इवन कई जमींदार तो ऐसे थे, जैसे जो एक पॉलिसी थी जो सनसेट क्लॉज के रूप में जाना जाता था। सनसेट क्लॉज, उसमें क्या होता था कि जो जमींदार एक निश्चित समय पर टैक्स वसूल करके, लगान वसूल करके, राजस्व वसूल करके वो जमा नहीं करवा पाते थे, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था। तो इससे जमींदारों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति जो लगाव था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जो सरकारी कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, या उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, उनके साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। उनके साथ ये व्यवहार होता था कि भाई ये भारतीय अधिकारी है, भारतीय कर्मचारी है, उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता था। जो ब्रिटिश अधिकारी या कर्मचारी होते थे उनको अधिक मौके दिए जाते थे, उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार होता था, अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती थी। तो ये भेदभावपूर्ण व्यवहार जो है किया जाता था। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक तो डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा पेंशन और पदों की समाप्ति, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार, जो जमींदार और जो कुलीन वर्गीय भारतीय थे उनको दोयम दर्जे का समझना, और सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये ऐसे कुछ कारण थे जो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे 1857 के रिवोल्ट के। क्योंकि इन व्यवहारों के कारण, ब्रिटिश सरकार के, ईस्ट इंडिया कंपनी के इन व्यवहारों के कारण क्या हो रहा है, लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, इन लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। अगर आर्थिक कारण को देखेंगे, इकोनॉमिक रीजन देखिए आप, बहुत सारे ऐसे आर्थिक कारण हैं जो असंतोष को निर्मित करते हैं। जैसे भारतीयों के धन का निष्कासन तीव्र गति से इंग्लैंड की ओर होना। तीव्र गति से धन का निष्कासन मतलब क्या हुआ? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये होता है कि ये लोग, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, ये अर्न तो भारत में करते थे, लेकिन उस पैसे का उपयोग भारत में नहीं करते थे। उस पैसे का उपयोग वो कहां करते थे? इंग्लैंड में करते थे। तो अगर कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उद्योगपति हो, वो अर्जित तो हमारे देश में कर रहा है, लेकिन वो अर्जित करके, अर्न करके पैसा अपने देश में ले जा रहा है, तो उस पैसे का उपयोग जो है हमारे देश के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा फायदा किसको मिल रहा है? इंग्लैंड को मिलते जा रहा है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया। अच्छा, एक दूसरी चीज, ये कच्चा माल,
जो रॉ मटेरियल होता था, ब्रिटेन उस समय क्या था, ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा था। तो वो कच्चा माल हो, चाहे वो कपास हो, चाहे लौह अयस्क हो, आयरन ओर हो, इस तरह के कच्चा माल सस्ती कीमतों पर, इवन यहां तक कह सकते हैं कि मुफ्त में वो भारत से ले जा रहे थे और उसी को प्रिपेयर करके, उसी को तैयार करके, माल को तैयार करके भारत में ला करके ऊंची कीमतों पे बेच रहे थे। परिणाम ये हो रहा था कि लोगों के जेब से जो पैसा निकल के जा रहा था वो तो भारत में उपयोग ही नहीं हो रहा था, वो तो इंग्लैंड में उपयोग हो रहा था। तो लोग जो है, भारत के लोगों को न तो रोजगार मिल रहा था, न ही उनको काम करने का अवसर मिल रहा था, न ही इनकम करने का अवसर मिल रहा था। तो दरिद्रता जो है बढ़ती जा रही थी। इसको एक और उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए, उस समय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मुक्त व्यापार और अंग्रेजी वस्त्रों को भारत के बाजारों में उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में उतार दिया। पहले तो मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ कि भाई टैक्सेज वगैरह पे बहुत ढील दे दी। भाई इंग्लैंड का कोई भी सामान आ रहा है, भाई ये तो कॉलोनी थी ना, इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो उन्होंने भाई कोई इंग्लैंड से कोई सामान आ रहा है उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगाते थे, फ्री ट्रेड हो गया, वो सामान भारत में सस्ता बिकता था। अब अगर कपड़े का, यहाँ पर कपास वो अपने देश में ले गए, वहां से कपड़ा बनाया और भारत में ला करके बेच दिया, एकदम सस्ती कीमतों पर जो है वो कपड़े बेचते थे। परिणाम ये होता था कि भारत में जो बुनकर थे, जो कुटीर उद्योगों के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री के माध्यम से कपड़ों का उत्पादन कर रहे थे, वो सब बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, खाने के लाले पड़ गए। स्थिति इतनी खराब हो गई कि देखिए, बेंटिक खुद लिखते हैं, बेंटिक खुद लिखते हैं कि भारत के मैदान सूती कपड़ा बुनने वालों के अस्थि पंजरों से भरा हुआ है। यानी लोग भूखे पेट सोते थे और लाखों लोगों की तो मौत हो गई, लाखों लोगों की मौत हो गई बेरोजगारी के कारण। लाखों लोगों की मौत हो गई कि उनको दोनों का शाम का खाना ही नहीं मिलता है, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हो गए लोग। और ये बेंटिक को अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट देना पड़ता है। कभी कभी मेंस में इस तरह के स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसके रीजन समझ में आना चाहिए कि अगर ये बात बेंटिक कह रहे हैं तो जरूर इसके पीछे, जब उन्होंने गंभीर स्थिति देखी होगी भारत में, रोजगार की गंभीर स्थिति, ये जो स्थिति है ये रोजगार की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्योंकि उस समय कोई भारत में बड़े उद्योग तो होते नहीं थे, या सरकारी नौकरियों में अवसर तब कम होते थे, तो लोग अपना छोटा मोटा इस तरह का व्यापार करके, जो कुटीर उद्योग चला करके, छोटे छोटे उद्योग चला करके रोजी रोटी चलाते थे और वही रोजगार का साधन होता था, वो भी खत्म हो गया। तो उस बेरोजगारी के कारण जो लाखों लोग थे वो मौत के शिकार हो गए, और इसी कारण बेंटिक ने ये बात कही। इसके अलावा देखिए, बेंटिक ने अपने शासनकाल में एक और चीज की थी, जो माफी और इनाम की भूमि होती थी। माफी और इनाम की भूमि का मतलब यह होता था कि कुछ जमींदारों को, कुछ धार्मिक संस्थाओं को, बहुत सारी जो माफी और इनाम की भूमि होती थी उनको दी गई थी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ उनको सुविधा के लिए वो जमीन दी गई थी, उनके किसी कार्य के लिए। वो सारी जमीनें भी वापस ली जाने लगी। तो बहुत सारे जमींदार जो माफी और इनाम की भूमि के दम पर चल रहे थे, वो सब कंगाल हो गए, उनसे जमीन वापस ले ली गई, दरिद्र हो गए। उनके मन में असंतोष पैदा हुआ कि यार ये ब्रिटिश सरकार तो बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है, हम अच्छी जिंदगी जी रहे थे, हमसे भी सब कुछ छीन लिया। उनके मन में असंतोष भड़का, तो उनमें से कुछ जमींदार भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1857 के रिवोल्ट में आ गए। किसानों की स्थिति पर अगर बात करेंगे तो किसानों की स्थिति तो भाई उस समय भी बहुत दयनीय थी। एक तो वो स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रणाली, फिर वो जमींदारों के ऊपर दबाव की इतना लगान हमको वसूल के दीजिए, नहीं देंगे तो जमींदारी छीन ली जाएगी, दूसरे को दे दी जाएगी। तो जमींदारों पर दबाव बना करके किसानों से लगान वसूलवाना, और फिर जमींदारों के द्वारा जो लगान वसूली की जाती थी किसानों से, उससे किसानों की स्थितियों को ध्यान में न रखना, इससे किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई। परिणाम यह हुआ कि स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी इत्यादि जो व्यवस्थाएं ब्रिटिश सरकार के दौर में हुई, उसके कारण किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। ये सब आर्थिक कारण हो गए।
1857 के रिवोल्ट के ये आर्थिक कारण हो गए। एक तो मुक्त व्यापार, दूसरा अंग्रेजी वस्त्रों का भारत में आ जाना, तीसरा ये हो गया कि माफी और इनाम की जमीन को छीन लेना, और किसानों की स्थिति को जमींदारी व्यवस्था को ला करके और ज्यादा खराब कर देना, ये असंतोष को जन्म देता है और ये सारे आर्थिक असंतोष का कारण बनता है। और आर्थिक असंतोष जब पैदा होता है तो वह बहुत भयंकर रूप में सामने आता है। पहले राजनीतिक असंतोष, फिर ये आर्थिक असंतोष, लेकिन एक और असंतोष पैदा हुआ लोगों में, वो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों में अगर चर्चा करेंगे तो देखिए, सबसे पहले उस समय जो ब्रिटिश सत्ता था वो अपने आप को प्रदर्शित ये करते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम ईसाई धर्म के प्रचार के लिए नहीं आए, हम तो आपको शासन व्यवस्था में मदद कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए ईसाई धर्म के प्रचार में उन्होंने पूर्ण, लेकिन अंदर से बात ये हो रही है कि वो ईसाई धर्म के प्रचार में मदद कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ये दिखा रही है, ब्रिटिश सत्ता ये दिखा रही है, जो गवर्नर जनरल ये दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें तो बस बेहतर शासन चलाना है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ब्रिटिश सत्ता ईसाई धर्म के प्रचार को पूरा मदद कर रहे हैं, ईसाई धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। ये बात कैसे पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक चेयरमैन है मैगलेज क्या कहते हैं? मैगलेज कहते हैं, वहां पर ब्रिटेन में ये बयान जारी करते हैं कि भाई दैव योग से, ईश्वर की दया से भारत का जो विस्तृत साम्राज्य है वो ब्रिटेन को मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? इसलिए मिला हुआ है कि ब्रिटेन अपने ईसाई धर्म का पताका जो है वो चारों तरफ फैला सके, ईसाई धर्म का पताका चारों तरफ फैला सके। तो ये बहुत अच्छा मौका है ईसाई धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने का, ये मैगलेज कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सत्ता ये कहे कि हम सेकुलर होके काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो इससे जो भारत में रहने वाले जो हिंदू थे, मुसलमान थे या अन्य धर्म के लोग थे, वो ईसाई धर्म से ईर्ष्या रखते थे और उनके मन में इसके प्रति नाराजगी भी पैदा हुई। इसके अलावा और भी कुछ धार्मिक कारणों पर नजर देखते हैं। देखिए, जैसे कि ईसाई, ये जो 1813 का जो कंपनी का चार्टर आया था 1813 का, उसमें तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ईसाई मिशनरियां जो हैं या जो पादरी हैं जो ब्रिटेन से भारत में जा सकते हैं, वहां जाकर के धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये उन्होंने एक जो है 1813 के एक्ट में डाल दिया। अब 1813 के चार्टर में जब ये बात डाल दी तो बड़ी संख्या में ईसाई पादरी जो है भारत में आए। भारत में आए तो भाई वो ऐसे ही तो आए नहीं, धर्म का प्रचार किए, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। तो इससे जो दूसरे धर्म के लोग थे उनके मन में यह आया कि ये तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को ईसाई बना रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो इससे एक धार्मिक विरोध उनके मन में पैदा हुआ। तो ये धार्मिक कारण बनते जा रहा है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। और एक कारण देखिए 1850 में एक एनलिस्टमेंट एक्ट 1850 पारित होता है। एनलिस्टमेंट एक्ट 1850 यानी धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम का मतलब ये होता है कि पहले ये होता था कि जब कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता था तो धर्म अगर बदलेंगे तो उसको जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती थी, जो संपत्ति होती थी, उसमें उनको हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अब ये नया एक्ट लेकर आए, इसको बोलते हैं एनलिस्टमेंट नहीं, इसको बोलते हैं इमेंसिपेशन एक्ट। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, इमेंसिपेशन एक्ट इसको बोलते हैं धार्मिक निर्योग्यता कानून। एनलिस्टमेंट एक्ट अलग आएगा, उसकी मैं अलग से चर्चा करूंगा, वो सेना से संबंधित है। यहां पर है ये इमेंसिपेशन एक्ट, ठीक, सुधार कर लिया। इमेंसिपेशन एक्ट यानी धार्मिक निर्योग्यता कानून। इसमें यह व्यवस्था की गई कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलते भी है,
अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलते हैं, हिंदू से मान लीजिए ईसाई बन जाते हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका जो पैतृक संपत्ति है, उनको बराबर मिलेगा। उनकी पैतृक संपत्ति नहीं खत्म होगी, उनकी पैतृक संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। अब ये कानून क्यों बनाया उन्होंने? इस कानून को बनाने का मकसद उनका यही था कि इससे धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये असंतोष का कारण बना ना। इमेंसिपेशन एक्ट ऑल्सो बिकेम द रीजन फॉर द डिससेटिस्फैक्शन इन इंडियन पीपल। और ये धार्मिक कारण हो गया, रिलीजियस रीजन। तो रिलीजियस रीजन के आप कारण समझ में आ गए। पहली चीज तो ये हो गई कि ब्रिटिश सत्ता जो है वो चोरी छुपे ईसाई धर्म का समर्थन करती थी। दूसरी बात ये हो गई, जो ईसाई मिशनरियां थी वो ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ और बाकी धर्मों को निम्न समझती थी। फिर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बड़ी संख्या में जो पादरी आए, वो लोग भारत में धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने लगे। फिर इमेंसिपेशन एक्ट के माध्यम से जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसको भी उन्होंने दूर कर दिया कि भाई अगर आप धर्म परिवर्तन कर भी लेते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, आपकी संपत्ति में पूरी हिस्सेदारी होगी, आपको जो पैतृक संपत्ति है उसमें पूरी भागीदारी मिलेगी। तो ये धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का एक ब्रिटिश सत्ता का तरीका हो सकता है। ऐसा उस समय जो उस समय के लोग थे वो उन्होंने ऐसा सोचा और इससे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उनमें मन में गुस्सा भर गया, असंतोष बढ़ गया। और क्या बात करते हैं आगे? अब देखिए सामाजिक कारण पे बात करेंगे। सोशल रीजन। सोशल रीजन मतलब क्या हुआ कि उस समय जो ब्रिटिश लोग थे जो भारत में आए, तो उन्होंने ये चीज प्रदर्शित करने की कोशिश की कि भाई तुम तो काली चमड़ी वाले हो, तुम्हारा बौद्धिक स्तर निम्न है, हम शासक वर्ग हैं। यानी ब्रिटिश सरकार अपने आप को या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपने आप को शासक समझते थे और भारतीयों को काली चमड़ी वाला बोलकर उनका उपहास करते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे और अपने आप को श्वेत चमड़ी वालों को श्रेष्ठ समझते थे। ये एक सामाजिक, एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, एक कहा जाए तो एक बहुत बड़ा उपहास था भारतीयों का। तो धीरे धीरे लोगों के मन में ये जो एक उनके मन में एक सुपीरियरिटी का भाव था, ब्रिटिश जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके मन में सुपीरियरिटी और भारतीयों को इंफीरियर समझने का भाव था। इसने भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है एक गुस्सा भर दिया, असंतोष भर दिया। इसके अलावा देखिए उस समय ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ ऐसे एक्ट पारित हुए जो एक्ट वैसे देखा जाए तो वो समय से आगे के एक्ट थे और समाज में सुधार के लिए थे। जैसे कि कुछ एक्ट का जिक्र करते हैं, जैसे बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 आप लोग जानते होंगे, है ना, जिसमें जो है सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। इसके अलावा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का कानून पारित हुआ। इसके अलावा जो कई जगहों पर ये परंपरा थी, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न और राजस्थान और राजपुताना क्षेत्रों में, कि जो अगर लड़की पैदा होती थी तो लड़कियों के ऊपर हिंसा का उस समय वहां पर कुछ ऐसा सामाजिक परंपरा प्रचलित था, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए भी कानून बना दिया। तो ऐसे कुछ सामाजिक कानून बनाए जिससे कि हिंदुओं को भी और मुसलमानों के जो व्यवस्था थी उनके सुधार के लिए भी कुछ कानून बनाए। तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ये लगा कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये तो हमारे धार्मिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारी धार्मिक प्रणाली में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। तो इसी कारण से हिंदू सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किए जाने के कारण बड़ी संख्या में जो परंपरावादी हिंदू थे या जो ट्रेडिशनलिस्टिक मुस्लिम थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू किया। एक और चीज, अच्छा देखिए इस समय क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तेजी से होने लगा था भारत में। तो रेल का विकास हुआ 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चलाई गई। फिर टेलीग्राफ 1851 में, है ना, डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई, बातचीत शुरू हुई, है ना। अब देखिए ये सब जो चीजें शुरू हुई जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़े, चाहे वो रेल हो चाहे टेलीग्राफ
खिलाफ हो, तो लोगों को ये लगा कि ये सब तो ये इसलिए विकसित कर रहे हैं कि ये ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो लोगों को ये समझा नहीं पाए, ब्रिटिश जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, कि ये विकास के लिए हम कर रहे हैं। लोगों को ये लगा कि ये जो ईसाई धर्म है इसके प्रचार के लिए इन सब चीजों का विकास किया जा रहा है। तो इससे भी उनके मन में एक असंतोष बढ़ा और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनमें संदेह का भाव पैदा हुआ, जो 1857 के रिवोल्ट में दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे आप तो देखिए वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिश सत्ता जो थी वो पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन था उसको बेहतर समझते थे, वहां की कल्चर को बेहतर समझते थे और भाषा, अंग्रेजी भाषा को वो श्रेष्ठ भाषा समझते थे और भारतीय जो भाषा, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति इसको दूसरे दर्जे का समझते थे। मैकाले का स्टेटमेंट इस तरह की बातों से भरा पड़ा है। मैकाले कहते हैं कि हमारे ब्रिटेन की एक अलमारी की एक खाने में रखी हुई पुस्तकें भारत की जो तमाम लाइब्रेरीज हैं उनसे ज्यादा बेहतर है। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ब्रिटिश सत्ता के लोग या ब्रिटिश अधिकारी जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता को बेहतर और अच्छा समझते हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बेकार समझते हैं। और उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी शुरू की, खासकर जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उस वुड डिस्पैच 1854 के बाद तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को और बढ़ावा दिया। तो इससे भी भारतीय लोगों में, जो इंडियन पीपुल थे, उनको ब्रिटिश सत्ता के प्रति असंतोष का भाव पैदा हुआ कि जहां भी इनको मौका मिलता है ये भारतीयों को नीचे दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। फिर लगान वसूली और जो विद्रोहों को कुचलने का उनका तरीका था, कोई सही जस्टिफाइड चीजों के लिए भी कोई विद्रोह कर रहा है, कुछ किसान है उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, कोई चीज सही डिमांड कर रहे हैं, ट्राइबल्स हैं सही डिमांड कर रहे हैं, कुछ जमींदार हैं सही बात कह रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार को सुनना नहीं है, उन्हें दमन करना है, उसको क्रश कर देते थे, सेना का इस्तेमाल करते थे और इस तरह से लगान वसूली के दौरान भी किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे। इससे भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ घृणा का भाव पैदा हो गया। तो ये सब सामाजिक कारण हो गए। लेकिन जब 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कल की क्लास में, तो हमने आपको उसका स्वरूप बताया था, नेचर बताया था, जिसमें कई इतिहासकारों के विचार थे, आपने देखा होगा सर जॉन लॉरेंस और सीले के विचार आपने सुने होंगे। इसके अलावा आपने ये भी आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के विचार देखे होंगे। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने इतिहासकारों के विचारों को ही बताया है और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण किताबें हैं 1857 की, उसका भी हमने जिक्र किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ शेयर, लाइक और कमेंट अगर कर सकें तो बेहतर होगा और हमसे जुड़े रहिएगा। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आते जाएंगे और आपको मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी की चिंता को हम कम कर सकेंगे, यही हमारा प्रयास है। तो यहां जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि बहुत सारे इतिहासकार हैं जो सैनिक असंतोष को 1857 के रिवोल्ट का मुख्य कारण बोलते हैं। सैनिक असंतोष, जो मिलिट्री, जो सैनिक लोग थे, उनके मन में जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा था। तो कुछ उदाहरण से देखते हैं। देखिए 1806 में बेल्लोर में सेना में प्रथम धार्मिक विरोध हुआ था और बेंटिक ने क्या किया था कि जो लोगों को जो माथे पे तिलक लगाते थे ना और पगड़ी लगाते थे उससे मना किया। तो लोगों ने गुस्सा दिखाया, वेल्लोर में ये विरोध हुआ, सेना में सैनिक लोग जो है विरोध किए, भाई ये क्या तरीका हुआ, भाई पगड़ी लगाना, टीका लगाना ये हमारा धार्मिक अधिकार है, इसे कैसे आप रोकेंगे। लेकिन रोका, विरोध किया सैनिकों ने। डलहौजी के समय में देखिए ये 3 विरोध होते हैं। 22 नेशनल इन्फेंट्री 1849 में, 66वीं नेशनल इन्फेंट्री 1850 में, 38वीं नेशनल इन्फेंट्री 1852 में। मतलब ऐसा नहीं है कि जो 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी ने जो विद्रोह की शुरुआत की, जो बिगुल बजाया, उससे पहले सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था।
विरोध दर्ज किया था, ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ विरोध दर्ज किया था 1806 में वेल्लोर में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप 1849, 1850, 1852 में भी देख सकते हैं। ये देखिए 1824 में बैरकपुर में सैनिकों ने समुद्र पार जाने से मना कर दिया, समुद्र पार जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज था, जाति और धर्म का महत्व था। तो हमारे भारतीय समाज में एक मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार चला गया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, और उसके कारण कई ऐसे लोग जो समुद्र पार गए और वापस आए, उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। तो बहुत से लोग जो थे उन्होंने समुद्र पार जब भेजा जाता था जाने से मना करते थे, जाने से मना करते थे। अब 1824 में जब इस तरह की परिस्थिति हुई तो सैनिकों ने मना कर दिया, भाई हम समुद्र पार नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता ऐसे अलाउ नहीं करती, हम नहीं जाएंगे। तो और इसके कारण क्या किया? इसके कारण जो बर्मा रेजिमेंट था ब्रिटिश सरकार ने भंग कर दिया। अरे भाई, उसको मैनेज करने की जगह एकदम क्रश वाला रोल अपनाते थे, एकदम उसको दमन करने की कोशिश करते थे। तो इससे सैनिकों में गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक, और देखिए अब जब उन्होंने देखा कि भाई ये लोग ऐसे नहीं मान रहे, तो एक कानून बना दिया। कानून क्या है? उसको बोलते हैं सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट यानी कि सामान्य भर्ती अधिनियम। सामान्य भर्ती अधिनियम का मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार जब भी आपको चाहे जहां चाहे भेज सकती है, वहां जाके आपको काम करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सेना में अगर आप भर्ती हुए तो आपको कहीं भी 7 समुद्र पार भी भेजा जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। एनलिस्टमेंट एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया। इससे भी सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा क्या हुआ? और बढ़ जाता कि ये भाई, ये तो मानने के बजाय हमारे विरोध की बात ही नहीं सुन रहे, हमारे धर्म परंपरा की बात ही नहीं सुन रहे ये। तो इससे भी हमारे जो सैनिक थे उनके मन में गुस्सा आ गया। फिर और क्या चीज होती है? तो एक 1854 में एक डाकघर अधिनियम आता है। डाकघर अधिनियम बनाते हैं 1854 में। अब इसमें इन्होंने कहा कि भाई सैनिक हो या कोई भी हो, निःशुल्क डाक सुविधा नहीं मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा जो मिलती थी वो भी समाप्त कर दिया। निःशुल्क डाक सुविधा जो मिलती थी वो भी समाप्त कर दिया। इससे भी लोगों के मन में गुस्सा आया। और असल में ये सारा गुस्सा इकट्ठा होकर के तब सामने आया जब एनफील्ड राइफल जो है, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड एक जगह है ब्रिटेन में जहां पर ये राइफल बनाया जाता था, तो उसी से ये नाम हो गया एनफील्ड राइफल। अब ये एनफील्ड राइफल जो था, इसको चलाने के लिए जो कारतूस इस्तेमाल किया जाता था वो भी स्पेशल था। उस कारतूस जिस बैग में रखा होता था, वो बैग को खोलने के लिए जो है दांत का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो दांत का इस्तेमाल करेंगे, और वो जो बैग होता था उसमें चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का प्रयोग। तो इस तरह का अफवाह भी फैला, और इसको जो है, जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको पूरी तरह से सैनिकों को समझा भी नहीं पाई कि ये हमारे कारतूस जो हैं और उसको रखने वाला बैग में इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। परिणाम ये हुआ कि जो सैनिक अभी तक थोड़े शांत बने हुए थे उनके मन में गुस्सा आ गया, उनके मन में गुस्सा आ गया। और गुस्से की परिणति 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा 34th बंगाल नेशनल इन्फेंट्री में, जो कि बैरकपुर छावनी के रूप में जाना जाता है, 2 अफसरों के विरुद्ध उन्होंने जो है संघर्ष का बिगुल जगा दिया। एक थे हिवर्सन और दूसरे थे वाघ। उनके खिलाफ उनके आदेश की अवहेलना कर दी, गोली चला दी, गुस्सा दिखा दिया, डिसिप्लिन को भंग कर दिया, और अन्य सैनिकों को भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अब ये जो है ब्रिटिश सरकार ने क्रसिंग, एकदम बिल्कुल दमनकारी जो है कार्रवाई की। देखिए ये एक बात इसमें आती है कि उनको फांसी दी जानी थी 18 अप्रैल को, लेकिन ब्रिटिश सरकार इतने गुस्से में थी कि उनको 8 अप्रैल को 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई।
ये भी एक सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश सरकार कितनी दमनकारी थी कि डिसाइडेड था कि 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाएगी, लेकिन उनको ज्यादा समय तक रखने का मतलब था कि सैनिकों में और अधिक असंतोष और अधिक गुस्से का बढ़ना। तो ब्रिटिश सरकार ने उनको 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई और साथ ही साथ 34 बंगाल नेशनल इन्फेंट्री को भंग कर दिया। यानी चीजों को मैनेज करने के बजाय जो ब्रिटिश सत्ता और ब्रिटिश अधिकारी थे सीधे दमनकारी कार्रवाई की मदद ले रहे थे और इससे सैनिकों में गुस्सा और बढ़ता जा रहा था और फिर इसकी आगे परिणति होती है 24 अप्रैल 1857 को। 24 अप्रैल जब यह घटना आगे बढ़ती है तो मेरठ की छावनी में जो कि 20th नेशनल इन्फेंट्री थी, वहां पर जो है घुड़सवार 85 घुड़सवार सैनिकों ने कारतूस लेने से मना किया, क्योंकि उनको फील्ड एनफील्ड राइफल चलाना था और उसके लिए वो कारतूस का प्रयोग करना था। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम ये कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस तरह से उन्होंने जिस तरह से सेना के आदेश की अवहेलना की, उन्हें कोर्ट मार्शल के द्वारा तुरंत 5 साल की सजा सुना दी गई। 5 इयर्स जो है उनको सेंटेंस 5 साल की सजा सुना दी गई। और इस तरह से जो बचे हुए सैनिक थे उनके मन में और ज्यादा गुस्सा आ गया, वो और ज्यादा नाराज हो गए कि ये क्या तरीका हुआ कि हमारे जो सैनिक हैं अगर कोई चीज सही कह रहे हैं, अगर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो उनके ऊपर विचार करना चाहिए, न कि उनके ऊपर सीधे कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। अंततः जो है खुला विद्रोह शुरू हो जाता है 10 मई 1857 को मेरठ में। 10 मई 1857 को मेरठ में जो है खुला विद्रोह शुरू हो जाता है 20th नेशनल इन्फेंट्री में। ये घटना, इसी घटना को खुला विद्रोह कहते हैं। इसके आगे हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे और उसमें चर्चा करेंगे कि ये मेरठ से जो ये विद्रोह की शुरुआत होती है, फिर ये किस तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में चली जाती है। इस पर हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। आपने हमारी इस क्लास को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।